Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. So today we are going to start with the new topic that is home range, and we were seeing the main topic that is ecological aspects of behavior. And in this ecological aspects of behavior, in the previous video segments we talked about food selection, habitat selection. Food selection is also known as optimal foraging theory, and also aggression and the factors which affect aggression, and everything about aggression was explained in the previous video segments. So now we are starting with the home range, which is again a part of the ecological aspects of behavior topic of animal behavior, also known as ethology. This is a subject which we are studying right now. So let's get started now. तो होम रेंज इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको समझने की, इसकी टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करें तो वो एक तरह का एरिया होता है जो कि यूज किया जाता है हैबिचुअली बाय एन एनिमल और ग्रुप, एंड इन विच द एनिमल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इज द होम रेंज। वो एरिया जिसमें कोई एनिमल अपना घर बना लेता है और उस एरिया में अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट कह सकते हैं वहीं पर रहता है, कहना चाहिए वहाँ पर वो सर्वाइव करता है, पूरी तरह से अपनी लाइफ को सस्टेन करता है। तो ये जो एरिया होता है उस एरिया को होम रेंज कहा जाता है। मोस्ट एनिमल्स स्पेंड देयर लाइव्स इन अ रिलेटिवली रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द अवेलेबल हैबिटेट एंड लर्न द लोकेशन ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर इन दिस एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि इसी एरिया में भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं, यानी वहीं पर रहना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, उन्हें हर तरह के रास्ते पता होते हैं कि इस रास्ते पे जाएंगे तो पानी मिल जाएगा, इस रास्ते पे जाएंगे तो खाना मिल जाएगा, इस रास्ते पे जाएंगे तो हो सकता है मेट मिल सकता है, शेल्टर मिल सकता है। तो ये इस तरह से अपने एरिया को डिवाइड कर लेते हैं और अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं, सीमित रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। दूसरा पार्ट है यहाँ पर कह रहा है कि जो मोस्ट एनिमल्स रहते हैं, अगर सारे एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो होम रेंज होती है एक तरह का जोग्राफिकल एरिया होता है दैट दे सेल्डम लीव, कभी भी या फिर कभी कभार ही, बड़ी मुश्किल से ही वो अपने एरिया को छोड़कर जाते हैं। अगर एक बार उन्होंने वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया तो वो उसी एरिया को अपना एरिया और अपना हमेशा का घर बना लेते हैं। सो दे सेल्डम मतलब कहना चाहिए बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर उस जगह को छोड़ते हैं। ना दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि दे गेट फूड, वाटर, शेल्टर एंड ब्रीडिंग प्लेस इन होम रेंज। इसी होम रेंज के जो एरिया उसी में उन्हें पानी भी मिल जाता है, उसी में उन्हें शेल्टर मिल जाता है, शेल्टर के साथ साथ उसी में उनको ब्रीडिंग प्लेस मिल जाती है कि वो वहां पर ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो होम रेंज होती है, इन होम रेंज द एनिमल हैज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम फेमिलियर विद एवरीथिंग इन दैट रेंज। अगर होम रेंज को देखा जाए तो अब अगर हम हमारे घर की भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर के एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पता होता है हमारे घर में कि किस एरिया में हमने कौन सा रूम बना रखा है, कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है, हम उससे पूरी तरह से फेमिलियर हो जाते हैं, हमें सब कुछ पता होता है। उसी तरह से अगर कोई एनिमल अपनी होम रेंज तैयार करता है तो उसको उस एरिया के पर्टिकुलरली वो जो एरिया में वो रह रहा है उसका हर रास्ता, उसकी हर जगह और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है, वो सब उस सब चीज़ों के बारे में वो फेमिलियर रहता है, उसको पता होता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It has an advantage over its competitors, predators and prey in counteracting with them and finding food। इसी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस जो इन्होंने अपना घर बनाया, होम रेंज बनाई है, मान लीजिए इसमें कोई प्रेडेटर आ जाता है, उनका कोई दुश्मन आ जाता है, तो अब उस एरिया का उसको मतलब कहना चाहिए चप्पा चप्पा उसको उस जगह का पता होता है कि कहाँ पर क्या है, छुपने की जगह कौन सी है। तो मान लीजिए उसका दुश्मन उस एरिया में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये डियर की होम रेंज है, अब यहाँ पर एक लायन अंदर इसकी होम रेंज में एंटर कर जाता है, तो इस डियर को सारे रास्ते पता होंगे, तो ये कुछ ऐसे रास्ते पे जाकर छुप जाएगा जहां पर ये लायन उसको पता देख ना सके, उसका पता ना कर सके, और ये अपनी लाइफ को इस तरह से सेव करेगा। तो ये वाली चीजें होती है कि अपने होम रेंज को अगर हम इतने अच्छे से पहचानते हैं तो हम उस जगह पे बचे जा सकते हैं। Now we face difficulty in determining the actual boundaries of the home range because an animal or group may occasionally wander some distance away to a place it will never revisit। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल होम रेंज है तो कोई एरिया है जो कि एनिमल्स बनाते हैं। अब ये जो एनिमल्स होते हैं अगर हम इनको देखें तो इन एनिमल्स को पूरी तरह से रास्ता क्लियर होता है कि हमने यहाँ तक की इसकी बाउंड्री बनाई है। जैसे एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन को अगर इस होम रेंज में पूछा जाए कि कौन सी यहाँ पर बाउंड्री होगी उस एनिमल की, तो हम उसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर किसी ह्यूमन का घर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बना रहे हैं,
तो वो पूरी एक बाउंड्री आसपास बनाता है। और ये बाउंड्री वॉल जो होती है वो ही ये चीज़ क्लियर करती है कि ये जो रेंज है वो किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन की, उसमें आप एंटर नहीं कर सकते उसकी इजाज़त के बगैर। तो ये वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पर। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो, हम ये वाला एरिया जो मार्क कर रहे हैं, हालांकि हम इसमें बाउंड्री शो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती और एनिमल कोई बाउंड्री बनाते भी नहीं है। सिर्फ वो उनका रेंज रहती है जो उन्हें पता होती है कहाँ तक की। फॉर एग्जाम्पल वो फेरोमोन्स की मदद से वहाँ बाउंड्री बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हो सकती है। अब ये हो रहा है कि अगर कोई एनिमल और ग्रुप है, कुछ एनिमल का ग्रुप का, वो ओकेजनली कहीं पर बाहर घूमने गया अपनी होम रेंज को छोड़कर और काफ़ी दूर भी चला गया, तो वो समझ नहीं पाएगा वापस से, उसको हो सकता है ये याद ना हो कि किस एरिया में मेरी होम रेंज थी, और वो वापस से सही रास्ते पर आ जाए। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि एक वाइट फूटेड माउस होता है। अगर इस माउस को देखा जाए तो इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम एट द नेस्ट नियर द सेंटर ऑफ इट्स होम रेंज। जो उसकी होम रेंज है और वहाँ पर भी जो उसने अपना नेस्ट बनाया है उसी के आसपास वो रहना पसंद करता है। देन इट्स होम रेंज में बी डिफाइंड एज द एरिया इन विच द माउस कैन बी फाउंड। और होम रेंज वो एरिया होती है जिस पूरे एरिया में माउस हमें ज़्यादातर पाया जाएगा और मिल जाएगा, जहाँ से उसको कैप्चर किया जा सकता है, टेलीस्कोपिक व्यूज़ का लिया जा सकता है, रेडियो ट्रैकिंग उसकी की जा सकती है, और भी चीज़ें हो सकती है। सो 90% ऑफ द टाइम हम लोग अगर वहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो माउस उस एरिया में अगर मिल जाता है तो वही उसकी होम रेंज होती है। और उसमें भी एक पर्टिकुलरली उसका एक नेस्ट होगा जहाँ पर वो सोएगा, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम अपना रेस्टिंग टाइम बिताएगा, तो वो होता है उसका नेस्ट, और वो होम रेंज के अंदर होता है। तो अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। वी कैन कंप्यूट द होम रेंज इन दिस केस बाय कैलकुलेटिंग द एरिया विद इन विच वी एक्सपेक्ट 90% ऑफ द कैप्चर्स और रेडियो ट्रैक्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम कंप्यूट करने की कोशिश करें, इसको ट्रैक करने की कोशिश करें इसकी होम रेंज को, तो हम उसके एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें कि जो 90% जो एक्सपेक्टेशंस होगी वहाँ पर उसकी कैप्चरिंग हो पाएगी, उसका रेडियो ट्रैकिंग हो पाएगा। रेडियो ट्रैकिंग मैंने एग्रेशन में ही शायद बताया था, प्रीवियस वीडियो ही थी वो, कि रेडियो कॉलर एक तरह की कॉलर आती है जो कि एनिमल्स को पहनाई जाती है, जिस पर कभी कभी कैमराज लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे कि हम एनिमल्स को दूर रहकर भी ट्रैक कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसको रेडियो कॉलर कहते हैं। सो रेडियो ट्रैकिंग कुछ इसी तरह की जाती है उनकी। अज्यूमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी, 90% कॉन्फिडेंस एक्लिप्स। तो ये वाली चीजें यहाँ पर थी। अब हम समझते हैं कोर एरिया क्या होता है। कोर एरिया जो पॉइंट है, ये आप लोगों ने जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें पढ़ा होगा। हम लोग हालांकि इसको फिर से एक बार थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये एक ऐसा एरिया होता है ऑफ मैक्सिमम यूज विद इन द होम रेंज इज द कोर एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये होम रेंज बनाई है किसी एनिमल ने, इस होम रेंज के अंदर भी कोई पर्टिकुलर एरिया होगा जहां वो मैक्सिमम टाइम, पूरे टाइम में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाएगा। इस पूरे एरिया में वो घूमता है, यहाँ 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 हर जगह घूमेगा, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा वो जिस एरिया में घूमेगा वो ये वाला डार्क जो हमने थोड़ा पोर्शन बनाया बीच में वो रहेगा, जिसको कोर एरिया कहा जाता है। तो कोर एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि होम रेंज के अंदर ही पाया जाता है, और उस एरिया में मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो एनिमल फाउंड होता है। दूसरी चीज, ये जो एरिया होता है मे बी नेस्ट, या तो वो उस एनिमल का नेस्ट हो सकता है जहाँ पर वो सोता होगा, रेस्ट लेता होगा। ब्रांच ऑफ स्लीपिंग ट्रीज हो सकती है, कोई पेड़ की कुछ ट्री जो कहना चाहिए पेड़ हो सकता है कोई पर्टिकुलर जो उसको पसंद है जहाँ वो सोता है। रिजर्वायर हो सकता है या कोई फीडिंग ट्री हो सकता है। तो ये सारी चीजें कोर एरिया बनाती है। दूसरी बात, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम रेंज, अगर इसके साथ साथ देखें तो जो डेजिग्नेशन होता है कोर एरिया का इज समवॉट आर्बिट्ररी बट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ वन स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट हैबिटेट्स और एट डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटीज। क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि ये जो कोर एरिया रहता है वो कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी होता है, मन मर्जी का होता है, जिसमें कोई कहना चाहिए हम लोगों का पर्टिकुलर वो नहीं रहता कि हमारी रूल्स हो, रेगुलेशन हम उसमें फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को किसी भी एक स्पीशीज की या एक से ज्यादा स्पीशीज को लेकर। तो डिफरेंट हैबिटेट्स हो, डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटीज हो, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पर आपके सामने दो फिगर्स हैं, उसमें देख सकते हैं 10.6 को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, कैप्चर लोकेशंस ऑफ वाइट फूटेड माइस। तो उन्होंने क्या पाया कि ये दो एरियाज हैं यहाँ पर। पहला वाला जो एरिया है वो उसमें अगर आप देखेंगे तो 1/2 और 4 लिखा है, 1/2 और 4। दूसरे में 1/2 1/2 1 1/2 2 और 1/1 ऐसे करके दिखाई दे रहा है।
अब ये सब होता क्या है, तो जो होम रेंज होती है फीमेल की वो यहाँ पर दिखाई गई है 5210 के अनइक्वल है। और यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी यानी कोर एरिया दिखाया गया है बीच में, होम रेंज मेल की 5208 बताई गई है, और ये पूरा तरह से सेकेंडरी सेंटर है। तो ये जो कैप्चर लोकेशंस है वाइट फूटेड माइस की वो हमने देखी। दूसरा है होम रेंज इन कोर एरिया ऑफ 9 ग्रुप्स ऑफ बबून्स इन नाइरोबी पार्क केन्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिगर ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम फिर भी अगर कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो उसमें डायग्राम्स देखना ज़रूरी हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, मोस्ट एनिमल्स मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सेम हर्ड और सोसाइटी व्हाइल मूविंग और रेस्टिंग। अगर हर एनिमल को हम देखेंगे ना तो वो एकदम आपस में बहुत पास पास होकर नहीं बैठते, वो एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। आपके सामने एक फिगर होगा, आप देखिए यहाँ पर एक बर्ड बैठा है, यहाँ पर एक बर्ड बैठा है, फिर उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, दूसरे बर्ड्स के बीच में भी वही डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हर बर्ड अपने बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन कर कर बैठा हुआ है, आपस में जुड़कर बैठे हुए नहीं है ये बर्ड्स। सो ये जो डिस्टेंस ये लोग मेंटेन करते हैं वॉज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिस्टेंस, और इसको समझाने वाले साइंटिस्ट थे हेडिगर 1941 एंड 1955। ब्रेकिंग द इंडिविजुअल डिस्टेंस एलिसिट्स अटैक और अवॉइडेंस। अगर कोई एनिमल ये वाला डिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है, जिसको इंडिविजुअल डिस्टेंस कहते हैं, और पास पास आके जुड़कर बैठने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं, अवॉइडेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। फिगर की हेडिंग कहती है इंडिविजुअल डिस्टेंस मेंटेन्ड बाय पीजन दैट आर लाइंड अप ऑन अ वायर व्हाइल रूस्टिंग इन द इवनिंग। जो इवनिंग का टाइम होता है जब ये रूस्टिंग शो करते हैं पीजन, तो ये शाम का वक्त का डायग्राम है जिसमें पीजन एक इंडिविजुअल डिस्टेंस फॉलो कर कर बैठे हुए हैं। ह्यूमंस भी ऐसे ही होते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं एक स्पेस को मेंटेन करना पसंद करते हैं। अगर कोई ज़्यादा हमारी स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है तो हम उसको ठीक नहीं समझते। तो एक स्पेस हमें हमेशा मेंटेन करनी होती है, हर इंसान की अपनी एक स्पेस होती है। उसी तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल डिस्टेंस का पॉइंट लिया गया है। पॉइंट है वी ऑफन ऑब्जर्व द इंडिविजुअल डिस्टेंस मेंटेन बाय बर्ड्स। हमें बहुत बार बर्ड्स के अंदर ये वाला डिस्टेंस तो देखने को मिलता है। वी सी दिस डिस्टेंस इन पीजन्स, पीजन्स में दैट आर लाइंड अप ऑन टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर्स। यही पॉइंट जो हमने उधर डिस्कस करा उसका स्टेटमेंट है। इंडिविजुअल डिस्टेंस जो होता है उसको ऑब्जर्व ग्रीन हेरॉन नाम के बर्ड में भी किया गया था, जो कि ट्री ब्रांच के ऊपर जब सिटिंग शो करते हैं तो वो ये इंडिविजुअल डिस्टेंस, वो भी ये वाली चीज़ को फॉलो करते हैं। जो इंडिविजुअल डिस्टेंस होता है वो ब्लैक हेडेड गर्ल्स भी फॉलो करते हैं, जो कि रो के अंदर बैठते हैं ऑन अ एज ऑफ रूफ ऑफ हाई बिल्डिंग, एंड इट वाज मेजर्ड बाय हेडिगर। हेडिगर ने उसको सबसे पहले मेजर किया था। नन वॉज क्लोजर देन 30 सेंटीमीटर। कोई सा भी बर्ड ऐसा नहीं है जो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास आके बैठा हो। तो एक तरह से उन्हें यह भी पता है कि मेजरमेंट क्या लेनी है फ्रॉम इट्स नेबर, एंड मोस्ट वर एग्जैक्टली दैट डिस्टेंस। कुछ कुछ तो बराबरी से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फॉलो करते हैं, थोड़ा 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा का कर लेते हैं। फ्लेमिंगोस की बात की जाए तो ये एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर अपार्ट बैठते हैं एक दूसरे से, यानी कि 60 सेंटीमीटर की दूरी हो सकती है दो फ्लेमिंगोस के बीच के अंदर। और जो स्वेलोज होती हैं वो 15 सेंटीमीटर अपार्ट होती है वेल सिटिंग ऑन अ वायर और ब्रांच ऑफ अ ट्री। यहाँ पर स्पैरोज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ स्वेलोज हो सकता है, गलत पॉइंट है। बाकी मैं और आपको डिटेल में यहाँ चेक करके बताऊंगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जो मंकीज, बेबून्स, चिंपांजीज होते हैं मेंटेन इंडिविजुअल डिस्टेंस, ये भी फॉलो करते हैं, जो कि मार्च इन डे टाइम बट मे हडल टुगेदर इन कोल्ड नाइट्स। इनका ये कहने का मतलब कि हमेशा ये इंडिविजुअल डिस्टेंस फॉलो नहीं करते मंकी, बबून्स और चिंपांजीज। मंकीज की एक तरह के ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब दिन का टाइम होता है, डे टाइम जो होता है, उसमें ये जब मार्च करते हैं ना एक लाइन में, जब ये चलते हैं तो एक डिस्टेंस फॉलो कर कर चलते हैं। लेकिन जब रात का टाइम आता है, ठंडी रात है, कोल्ड टाइम चल रहा है, तो ये आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, और मतलब कहना चाहिए एक तरह से एक टेम्परेचर वहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ आ जाती है, वहाँ सोशल बिहेवियर इनमें ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है जो वॉल्थर थे एट ऑल 1977, उन्होंने डिस्क्राइब किया था डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। मेल थॉमसन्स गजेल्स वॉक 2 मीटर अपार्ट, रेस्ट 3 मीटर अपार्ट, बट ग्रेज 9 मीटर अपार्ट। मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो थॉमसन्स गजेल होते हैं, गजेल आप देखिएगा सर्च करके नेट पर आपको दिखेंगे, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एनिमल्स होते हैं। इनमें भी बिहेवियर अगर हमें समझना है तो बहुत अच्छे पॉइंट्स इनमें भी देखने को मिलते हैं। एंड एज अ जूलॉजी स्टूडेंट आई विल सजेस्ट यू
यू दैट आप लोग एनिमल बिहेवियर की जो चैनल्स हो सकते हैं, जैसे डिस्कवरी हो गया, एनिमल प्लेनेट हो गया, इसको ज़रूर देखा करें। तो इससे आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आपका कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा सिंपल लर्निंग के साथ साथ। तो हम लोग बजाय कि कोई मूवीज़ और इन सारी चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, वी शुड गो फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रही है, गज़ल की बात की जा रही है। तो ये जो गज़ल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गज़ल है, डियर टाइप दिखता है कहीं ना कहीं, आप उसको देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा हिरन जो होता है उस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल ये जब चल रहे हैं तो चलेंगे कितने मीटर पे, 2 मीटर अपार्ट पे चलेंगे। जब ये रेस्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक गजल बैठा है, दूसरा गजल यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस रखेंगे, 3 मीटर का। और जब ये ग्रेजिंग कर रहे होंगे, यानी चारा खा रहे होंगे, चर रहे होंगे, तो उस टाइम पे इनके बीच में डिस्टेंस हो जाता है 9 मीटर अपार्ट, 9 मीटर्स अपार्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर, यानी कि इनका जो इंडिविजुअल डिस्टेंस है वो वेराई कर रहा है अलग अलग सिचुएशंस में। इंडिविजुअल डिस्टेंस कहीं ना कहीं ह्यूमंस भी मेंटेन करते हैं, वो बात हमने पहले की थी। सो वाइल टॉकिंग टू अनदर पर्सन, जब हम किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ अस बिकम अनकंफर्टेबल, हम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होते हैं अगर हम ज़्यादा पास पास आकर एक दूसरे से बात करेंगे, एंड बैक ऑफ और थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम से हमें अगर देखा जाए तो वो अजीब सा लगता है, एक वियर्ड पोजीशन होती है किसी भी इंसान के लिए कि वो उसके बराबर तौर पे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और कभी कभी हाइजीनिक भी नहीं होती है सारी चीज़ें। सो इफ़ अदर पर्सन कम्स टू क्लोज, ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंडिविजुअल डिस्टेंस जो होता है वेराइज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। हर कल्चर का अपना एक वो रहता है। अगर हम लोग देखें तो किसी किसी कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जब आप मिल रहे हैं एक दूसरे से तो आप लोग पूरी तरह से हक शो करेंगे एक दूसरे को, और मतलब क्लोजली आप आके एक दूसरे से मिलेंगे। किन्हीं किन्हीं कल्चर्स में दूर से रहकर एक दूसरे को ग्रीट किया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ होती है और वो सिचुएशन में वेराई करती है। इसके बारे में हॉल 1966 ने बताया था। जो इंडिविजुअल डिस्टेंस होता है डिसअपियर ड्यूरिंग कोर्टशिप एंड मीटिंग, लेकिन यही इंडिविजुअल डिस्टेंस अगर हम देखें तो कोर्टशिप के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे नहीं रहता है, वो डिसअपियर हो जाता है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यही सोशल डिस्टेंसिंग भी एक तरह से, अगर हम आज की पेंडेमिक सिचुएशन के तौर पे इसको समझें तो कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंस इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पास रहना एक इंसान के लिए सिकनेस कॉज कर सकता है, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग ही एक तरह से इंडिविजुअल डिस्टेंस होता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, लंगूर्स आर हाईली टेरिटोरियल। जो लंगूर एक तरह का मंकी होता है अगेन, तो ये हाईली टेरिटोरियल होता है, यानी पूरी तरह से अपनी टेरिटरी को बनाता है, अपने एरिया को बनाता है और उसको मेंटेन करता है। एक फिक्स्ड एरिया में रहना पसंद करता है और इसको वो अपना होम रेंज कहता है। इसकी जो होम रेंज होती है वो ओवरलैप करती है टू सम एक्सटेंट विच मे बी क्वाइट एक्सटेंसिव एट टाइम्स, यानी कि इसकी जो फॉर एग्जाम्पल एक जो लंगूर है उसने अपनी यहाँ पर एक टेरिटरी बनाई है तो दूसरे लंगूर ने भी बनाई है। तो ऐसा हो सकता है ये वाला जो लंगूर है वो चलता चलता इस टेरिटरी तक आ रहा है, यहाँ एंड तक आ रहा है और दूसरा वाला भी यहाँ तक आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी जो टेरिटरी है वो आपस में ओवरलैप कर जाए, तो चलता है, इनमें ऐसी लड़ाई नहीं होती। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हमने देखी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है, इन बाइसेक्सुअल ट्रूप्स द होम रेंज हैव बीन नोन टू वेराई फ्रॉम 1 to 13 किलोमीटर्स। जो बाइसेक्सुअल ट्रूप्स होते हैं उनमें 1 से लेकर 13 किलोमीटर्स तक इनकी होम रेंज वेराई कर सकती है। जितने भी मेल के ग्रुप्स होते हैं वो दे मूव एक्सटेंसिव 5 to 22 किलोमीटर, 5 से लेकर 22 किलोमीटर तक इनकी रेंज बना सकते हैं। सो बाय ऑल ग्रुप्स यूज लार्ज ट्रीज एज देयर स्लीपिंग साइट्स। हर अगर एनिमल को या फिर लंगूर को हम देखेंगे तो एक बड़े बड़े पेड़ अपने अपने बना लेते हैं और स्लीपिंग साइट पर रहते हैं। ये जो साइट होती है कंस्टिट्यूट ओनली अ लिमिटेड एरिया ऑफ द टोटल होम रेंज विच इज ओनली अबाउट 100 to 150 स्क्वायर मीटर। तो एक पेड़ कम से कम 100 से लेकर 150 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। एंड इट कंप्राइजेस ईदर 1 large tree or 2 to 6 small trees or both। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ट्रीज होते हैं, या तो एक ट्री जो रहेगा वो बहुत बड़ा होगा या फिर 2 से 6 स्मॉल ट्रीज मिलकर इतना एरिया बनाएंगे। तो जो स्लीपिंग एरिया इन्होंने बनाया होता है वो एक तरह की इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है जहाँ मोस्ट ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, स्टार्ट होती है, टर्मिनेट होती है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, बंद होती है, कुछ भी हो सकता है। और इन जनरल हम बात करें तो जो होम रेंज होती है उसको कंसिडर किया जाता है इज फीडिंग, रेस्टिंग एंड स्लीपिंग साइट्स ऑफ लंगूर ग्रुप्स टू विच दे रेस्ट्रिक्ट देयर डेली एक्टिविटी।
एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं ये जो होम रेंज होती है उसके अंदर वो पूरी तरह से फीडिंग, रेस्टिंग, स्लीपिंग साइट सब कुछ बना लेते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ उसी एरिया में परफॉर्म करते हैं, वहीं वहीं रहना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर न्यूमरस एडवांटेजेस थे, जिससे कि एक इंडिविजुअल डिस्टेंस को अगर मेंटेन करें तो इंडिविजुअल डिस्टेंस मेंटेन करना एक बुरी बात नहीं होती, बल्कि और हाइजीनिक और एक हेल्दी कहना चाहिए आदत होती है, हैबिट होती है, जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड रिडक्शंस इन डैमेज टू द बॉडी ड्यू टू कॉन्टेक्ट, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा बैठेंगे तो वो अगर इंसान ने कुछ गलत चीज़ करी, हाथ का मूवमेंट शो करा, आप पास बैठे, आपको उसके हाथ से लग सकती है, तो आपकी बॉडी को भी आप बचाया जा सकता है दूसरे के पास में आके बैठने से या फिर उसके कांटेक्ट में रहने से। इंटरफेरेंस इन कंपटीशन वाइल फीडिंग, जब दो एनिमल्स खा रहे हैं पास पास रहकर तो उनका इंटरफेरेंस होगा, अगर ज़्यादा पास आकर खाएंगे तो उनकी लड़ाई हो सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है, तो बजाय ये तो एक डिस्टेंस को फॉलो कर लिया जाए। इंडिपेंडेंस व्हेन स्टार्टिंग टू फ्ली, जब कोई एनिमल भाग रहा है तो एक इंडिपेंडेंस उनमें आ जाता है। अगर वो साथ साथ में दौड़ेंगे तो वो दौड़ भी नहीं पाएंगे, भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो सब लोग एक साथ दौड़ेंगे तो शेर उन सब में से किसी एक को पकड़ ही लेगा, और वो अलग अलग दौड़ेंगे तो शेर, अगर मान लीजिए अगर डियर का ग्रुप भाग रहा है तो शेर कंफ्यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं कि मुझे पकड़ना किसको है, तो यही चीज़ हो जाती है। और एलिसिटेड अटैक हो जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है डिजीज और पैरासाइट ट्रांसमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं कोरोना से या फिर हम कोविड-19 कह सकते हैं उससे रिलेटेड है। कोविड-19 का भी यही रीज़न है, वो इसीलिए फैल रहा है क्योंकि लोग आपस में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, प्रॉपरली क्वारंटाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है, पैरासाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है, एक इंसान से वो दूसरे में फैल रही है, दूसरे से वो तीसरे में फैल रही है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग यानी इंडिविजुअल डिस्टेंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो ये सारी चीज़ें हमने होम रेंज पे देखी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टेरिटोरलिटी। टेरिटोरलिटी जो है वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।